नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दोनों खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं, बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम सर, जय श्री राम। वीरेंद्र जी, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये जो जानकारी है वो ये है कि एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की गई है और उसकी बेरहमी से हत्या करने के बाद उसकी लाश को टांग दिया गया है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि 2 अखबारों के दफ्तरों पर अटैक किया गया है। जगह जगह हिंसा की खबरें आ रही हैं और भी कई तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। और कल भारतीय दूतावास पर अटैक करने के लिए एक मुआव चला था प्रदर्शन करते हुए, उसको बैरिकेड वगैरह लगा करके रोका गया। उधर हमारा जो दूतावास था वहां पर वीजा जारी करने की जो प्रक्रिया थी वो 2 बजे रोक देनी पड़ी। ऐसा कभी हुआ नहीं। ये भारत के खिलाफ सेंटीमेंट फिर से वहां पर भड़काए जा रहे हैं। भारत को उकसाने की कार्रवाइयां चल रही हैं। शाम को मैं हेडलाइंस देख रहा था, हमारे पूर्वी कमांड के जो कमांडर हैं तिवारी जी, उन्होंने सरहद का दौरा किया है और वहां का जायजा लिया है। यूनुस की जो प्रेस टीम है, जो इनके मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक बयान आया है। उस बयान में जो हिंदू युवक की हत्या की गई है उसकी निंदा की गई है, जिन्होंने हत्या की है उनकी निंदा की गई है। इसके अलावा जो उस्मान हादी की डेथ हुई थी, हत्या हुई थी 2-3 दिन पहले, उसको भी कंडम किया गया है। यूनुस चाहते क्या हैं साहब? अपने देश को बार बार आग क्यों लगवा रहे हैं और वहां पर भारत के खिलाफ सेंटिमेंट को चरम पर क्यों ले जा रहे हैं? एजेंडा क्या है असली इनका? आपने एक बात बताना आप भूल गए। उस हिंदू युवक की हत्या के बाद उसको फिर जला दिया गया, उसकी लाश को। और बाद में जो भी कुछ बच गया था उसको हटा के पुलिस ने किसी हॉस्पिटल की मॉर्चुरी में पहुंचा दिया है। ये है। और जो यूनुस का एजेंडा है, ये वही एजेंडा है जो यूएस डीप स्टेट का एजेंडा है, कि इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए। और भारत को भड़काने वाली कार्रवाई अब ये आज की नहीं, अब इसको 1.5 साल हो गए हैं। और ये अगस्त 2024 में जब वहां पे तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना वाजिद को ढाका छोड़ के भागना पड़ा था, और उसको भारत ने उनको शरण दी थी। लगातार जो है वहां पे ये भड़काने वाले बयान आ रहे हैं। स्वयं मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंड लॉक्ड इलाका है। अरे इंडिया इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कोई एक अलग देश थोड़ी है, भारत का हिस्सा है। और फिर अभी हाल में बयान आया कि हम इंडिया के 7 सिस्टर्स को हम छीन लेंगे। फिर कभी ये हादी ने अभी इसकी जो मारा गया है, इसने मैप दिखाया था ग्रेटर बांग्लादेश, इसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट भी शामिल है, पूरा पश्चिम बंगाल शामिल है, पूरा बिहार शामिल है, पूरा उड़ीसा शामिल है। अब उनको ये समझ में नहीं आता कि जो जो हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे 7 स्टेट्स हैं, और इसको कहा जाता है 7 सिस्टर्स, तो वो इन 7 सिस्टर को हूरे समझते हैं या माले गनीमत समझते हैं कि ये तो काफिरों की औरतें हैं, इनको जब चाहेंगे कब्जा कर लेंगे। और ये बड़ा सवाब वाला काम है। तो तो वो जब प्रोवोकेटिव कार्रवाई करते हैं तो उसमें उनका कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक या कोई उनको जियो पॉलिटिकल समझ है, ऐसा नहीं लगता। और वो केवल अनाप शनाप बयानबाजी करने के आदी हो गए हैं। और स्वयं मोहम्मद यूनुस ये काम कर रहे हैं, छोटे लोगों की बात क्या करें। और ये सब और ये सब जो है चल रहा है। अब 2 साल हो गया है मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, और ये पूरी पूरी चर्च की स्पॉन्सर्ड हिंसा है। और वो केवल अमेरिका के पैसे के बल पर हो रही है। सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका चाहता था बांग्लादेश गवर्नमेंट से
कि उसको चाइना के खिलाफ एक यहाँ पे बेस चाहिए। असली लड़ाई है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का राजा कौन होगा? जो बंगाल की खाड़ी पे राज करेगा वो दुनिया के समुद्री व्यापार पे राज करेगा। भारत सरकार पिछले 10 साल से अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में है, वहाँ एक बड़ा मिलिट्री नेवल बेस बना रही है। वहाँ पे एक बड़ा एक एयरबेस बन रहा है, वहाँ पे टाउनशिप बन रही है, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। 2014 तक कांग्रेस को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन पिछले 5 सालों से कांग्रेस की मीडिया कमेटी के चेयरमैन जयराम रमेश, मेंबर राज्यसभा, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री एनवायरमेंट इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार का प्रोजेक्ट जो है, वो चाइना को पसंद नहीं है। और वही उसी के निकट ही मलक्का स्ट्रेट है, जहाँ से चाइना का सारा व्यापार होके गुजरता है। आज से डेढ़ साल 2 साल पहले एस जयशंकर ने कहा था कि यदि लद्दाख में गलवान में कोई अगर टकराव होता है और चाइना का इंट्रूजन होता है, घुसपैठ होती है, तो आवश्यक नहीं कि उसका जवाब हम हर बात का जवाब हम लद्दाख में गलवान में दें, इसका जवाब अंडमान निकोबार और मलक्का स्टेट में भी दिया जा सकता है। तो ये सीधे-सीधे चाइना को जवाब था कि हम आपसे लद्दाख से लेके मलक्का स्टेट तक हम निपट सकते हैं। तो ये लड़ाई जियोपॉलिटिकल लड़ाई है और यूनुस द्वारा अमेरिकी इशारे पर लगातार भारत के प्रति भड़काने वाली कार्रवाई की जा रही है। भारत ने तमाम पाबंदियाँ लगाई हैं बांग्लादेश के ऊपर, उससे उनकी इकॉनमी की हालत दिन-ब-दिन खराब हो रही है। और जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले पाकिस्तान के साथ इंडर वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया था, इट वाज़ मेड इनऑपरेशनल। अगले साल मार्च में यही होने वाला है। इंडिया बांग्लादेश की जो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, वो इंडिया जो है अब रिन्यू नहीं करने वाला है। और इससे बांग्लादेश को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये इंदिरा गांधी की मेहरबानी थी कि बांग्लादेश को उससे हिस्से के से ज़्यादा का पानी दे दिया गया था। और उससे पश्चिम बंगाल के किसानों का नुकसान होता है और बांग्लादेश के किसानों को अनड्यू लाभ हो रहा है। तो बांग्लादेश इस पानी के बगैर उसकी खेती को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अभी लोगों के सेंटिमेंट्स आर रनिंग वेरी हाई, लोगों में गुस्सा है, ये जो घटना हो रही है। और इसका जो तात्कालिक जो प्रोवोकेशन समझ में आ रहा है कि लगातार टाल रहे थे मोहम्मद यूनुस वहाँ पे इलेक्शन, और अब जो है वहाँ पे इलेक्शन की घोषणा हो गई है, फरवरी में चुनाव है और यूनुस बहुत डेस्परेट हैं, बहुत हताश हैं, कैसे चुनाव को टाला जाए। तो और दूसरी कोशिश ये हो रही कि अगर इलेक्शन को नहीं टाल सकते हैं, तो जो इस्लामी जिहादी देवबंदी वहाबी जो जमात इस्लामी गुट है, उसको सत्ता में लाया जाए। तो उसका सत्ता में आना भी बहुत कठिन दिख रहा है, क्योंकि अवामी लीग ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी को समर्थन देने का फैसला कर लिया है और बेगम खालिदा ज़िया जो उसकी नेता हैं, उनका बेटा तारिक रहमान है, वो भी शायद अब आ गया है बांग्लादेश। तो और बीएनपी और अवामी लीग अगर एक साथ आ जाते हैं, तो इनके साथ कम से कम 60% वोट होगा। तो 60% वोट बहुत ही निर्णायक होता है, बहुत डिसाइसिव होता है। तो ये बांग्लादेश का जो अपना इंटरनल क्राइसिस है, ये जो इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस है, इस क्राइसिस से निपटने के लिए उनके पास कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। तो अब वो तो उसका और बांग्लादेश का ये इतिहास है पिछले 50 साल का, वो हर ऐसे अवसर पर हिंदुओं को अपना निशाना बनाते हैं, उनके घर लूटते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, मंदिर लूटते हैं, घरों में आग लगाते हैं, हत्या करते हैं, महिलाओं से सामूहिक बलात्कार करते हैं। तो ये इतिहास बांग्लादेश बनने के बाद से लगातार चल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ये जो घटना हुई है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड वेट फॉर विल आल्सो वेट फॉर अनदर 48 आवर्स कि ये अगर वहाँ सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं होती है, जिस तरीके से इंडियन हाई कमीशन पे हमले का लगातार प्रयास जारी है, जिस तरीके से इंडिया का जो कॉन्सुलेट है चिटगांव में, उस पे हमला किया गया है, तो ये 48 घंटे में स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अब ये निर्णायक समय आ गया है कि रंगपुर और चिटगांव को भारत में मिला लिया जाए, ताकि ये जो चिकन नेक की जो की क को लेकर के हमको बार-बार दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है कि ये हमारी कमज़ोर नस है, तो इस समस्या का समाधान कर दिया जाए और चिकन नेक को अब ये गैंडे की इसको राइनो नेक बना दिया जाए। तो अब जो है भारत के सरकार के सामने जो ऑप्शंस हैं, वो लगातार कम हो रहे हैं
और अब और निर्णायक कार्रवाई के लिए दबाव लगातार बन रहा है। अगले साल अप्रैल में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तो भारत सरकार इस स्थिति को और खराब होने का जोखिम नहीं उठा सकती। जी। देखिए, सबसे बड़ा संकट भारत के सामने जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर इस समय कोई सैन्य कार्रवाई की जाती है या किसी भी तरह की कार्रवाई की जाती है, तो यूनुस को एक बहुत बड़ा बहाना मिल जाएगा चुनाव को टालने का जी, और यही वो वहां की सत्ता में बने रहने का। अमेरिका की जो एक बड़ी लॉबी है वो भी यही चाहती है कि यूनुस बना रहे और वहां पर कोई चुनी हुई सरकार ना आए। हालांकि बहुत शार्पली और बहुत चालाकी के साथ इन लोगों ने बीएनपी को भी, अवामी लीग को भी एक तरीके से चुनावी प्रक्रिया से अलग करने का पूरा पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। यानी बांग्लादेश की जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं, दो जो सत्ता में आती जाती रही हैं, उनको अलग थलग करने की साजिश हो रही है। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनको उठा करके जेल में डाला हुआ है। उनकी बहनों ने प्रदर्शन किया तो उन पर भी आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा करके मुकदमे कायम कर दिए। यानी जो थोड़ा बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ बढ़ सकते हैं, और इसमें स्वीकार करने में किसी को कोई दिक्कत है नहीं, बाबा जी के पास आ रहा हूं कि शेख हसीना के नेतृत्व में जो कट्टरवादी ताकतें थी वो हतोत्साहित हुई थी, जमात से लेकर के तमाम। और वहां पर एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही थी, नहीं चल रही थी, उसको लेकर के बहस हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन वो तरक्की कर रहा था, देश आगे बढ़ रहा था, इकोनॉमिकली वो पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका था, ये सब जानते हैं। इसलिए पाकिस्तान, आईएसआई और कुछ दूसरे उनके इदारे और अमेरिका का डीप स्टेट, इन सब ने मिल करके बांग्लादेश की ऐसी तैसी कर दी है। अभी हालात कितने खतरनाक हैं वहां पर कि उस्मान की जिसने हत्या की वो शेख हसीना की पार्टी का कोई वर्कर बताया गया है। कह दिया गया कि जो तो भारत की सीमा में भाग गए, मोटरसाइकिल सवार दो थे। वहां की पुलिस कह रही है कि नहीं, ऐसे कोई सबूत नहीं है कि वो भारत की सीमा में गए हैं। इसके बावजूद इस चीज को आगे बढ़ा करके वहां भारतीय कॉन्सुलेट, जो भी दूतावास है, उस पर अटैक करने की कोशिश की गई। एक हिंदू युवक पर गंदे आरोप लगा करके, भद्दे आरोप लगा करके के ईश निंदा की है, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई और उसको तब तक पीटा गया जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। तो ये जो हालात हैं, ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, ये अगेन मैं कहूंगा कि भारत को उकसाने और भड़काने की एक कोशिश है, साजिश है, ताकि भारत कोई कार्रवाई कर दे और यूनुस जो है फिर चुनाव को टाल दे। बाबा जी। सर, निश्चित रूप से भड़काने का प्रयास तो हो रहा है बार बार। अभी मेरी कल कर्नल रैना से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि उनके एक नेवल वेसल ने हमारी एक फिशिंग बोट पर अटैक करके उसको डुबो दिया है और हमारे 5-6 फिशरमैन जो हैं उनकी बड़ी दुखद मृत्यु हो गई है। देखिए, डुबोने का प्रयास किया है, उनको बचा लिया गया है वो, लेकिन हमला ये जो है ये इंटरनेशनल मैरीन लॉ के खिलाफ है, ऐसा हाँ, होता नहीं है। लेकिन भट्ट साहब, 5 फिशरमैन गायब हैं। हाँ, तो 5 मिसिंग है 3 दिन से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो 3 दिन से मिसिंग बताए जा रहे हैं बिल्कुल। और इतने डीप सी में 3 दिन तक सर्वाइवल का कोई चांस है नहीं, क्योंकि अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। तो सर ये है रिपोर्ट। तो अच्छा, ये निश्चित रूप से। और सर, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी है और उस माइनॉरिटी की क्या हालत है और पाकिस्तान में क्या हालत है, ये हमारे में से किसी से छिपी नहीं है। और आज की जो घटनाक्रम है
इस वक्त ढाका में और पूरे बांग्लादेश में एक तरह से पूरी तरह एनार्की है, कहीं किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। आज दो अखबारों के डेली स्टार जो अखबार है वो कल जी। जब ये तख्ता पलट हुआ था तो वो जो डेली स्टार अखबार है वो यूनुस का समर्थन कर रहा था उस वक्त। फिर बाद में इधर उसने कुछ आलोचनात्मक लेख लिखे, तो उसके ऊपर जो अटैक हुआ, और आज दोपहर की खबर थी, उसके बाद मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया कि उसमें उनके 32 वर्कर्स और संवाददाता उस बिल्डिंग के अंदर ट्रैप्ड थे। अब वो निकले कि नहीं सुरक्षित, क्या हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है, आपको होगी तो आप बताइएगा। उनमें परंतु 25 पत्रकार थे जो 3 घंटे तक न्यूज रूम में फंसे रहे, उनको निकाल लिया गया। और अकेले डेली स्टार का नहीं, ये प्रथम ओलो, ये 2 हाँ जी, अखबार हैं जिनके अखबारों पर अटैक जी, किया गया है, उनमें आग लगाई गई है, काफी तोड़फोड़ की गई है। और ये पत्रकार भी जिंदा नहीं बचते अगर समय पर इनको बचाने की जी। कोशिश ना होती। और जैसे हमारे यहाँ संगीत नाटक एकेडमी है, वैसे वहां पे छाया नट भवन है ढाका में, उसको आग लगा दी गई है सर, उसको वेंडलाइज किया गया, उसके बाद आग लगा दी गई। इसके अलावा जो जिस हिंदू वर्कर की, वो एक टेक्सटाइल यूनिट में काम करता था, उसके बताया गया कि उसके ऊपर ब्लास्फेमी का झूठा आरोप लगाया गया। और ये आपको मालूम है पाकिस्तान बांग्लादेश में तो किसी से भी अगर हिसाब किताब हाँ, बराबर करना तो ये वहां बहुत सामान्य प्रैक्टिस है, यार सही कह रहे हैं हाँ आप। सर, यही 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 प्रैक्टिस आजकल हमारे यहाँ पंजाब में भी हो रही है। ओ जी बेअदबी होगी, जी बेअदबी हो गई, किसी पर भी बेअदबी का आरोप लगा के आप उसको निपटा सकते हैं। तो यही हाल जो है बांग्लादेश में है। तो इस वक्त पूरी तरह से हालात बेकाबू है। और जैसा कि आपने बताया कि फरवरी में चुनाव होने हैं। अच्छा, भारत सरकार, मोदी जी जो है वो एकदम धैर्य पूर्वक इनके द्वारा उकसावे में न आके पूरी तरह शांत बैठे हुए हैं कि हमने फरवरी तक इनको छेड़ना ही नहीं है, हम अपनी सीमाएं सुरक्षित करके बैठे हैं, तुम लड़ते रहो, झगड़ते रहो, तुम कितना भी हमको प्रोवोक करो, हम कोई जवाब नहीं देंगे। और फरवरी में चुनाव तो होगा। अच्छा, तो जहां तक चुनाव की बात है, मेरे को एक शंका है भाई। बेगम साहिबा जो है वो शरण लेके बैठी हैं दिल्ली में, उनका वोटर तो बांग्लादेश में ही है ना सर। आप उनकी पार्टी को बैन कर दीजिए, वोटर तो वही है, वो वोटर किसको वोट देगा? और क्या भारत के पास ऐसा तंत्र है, भारत के पास क्या कोई ऐसा व्यवस्था है कि वह उन वोटर्स को मोबिलाइज करके अपने पसंद की सरकार बांग्लादेश में बनवा सके? पर वो तभी संभव हो पाएगा यदि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस होते हैं, सचमुच उन बेगम साहिबा के समर्थकों को वोट डालने का मौका मिले। अब सर निश्चित, अच्छा भारत तो हाथ पे हाथ रख के तो बैठेगा नहीं, अगर इलेक्शन होंगे भी तो भारत की तो पूरी कोशिश होगी ना कि जो नई सरकार आती है चुन के, वो भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखे या भारत के एजेंडे के अनुरूप बने। देखते हैं सर, ये तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो गई है बांग्लादेश में, और भारत के लिए बहुत जरूरी है कि उसका पड़ोसी देश है। भारत कोई ऐसा, हमारी पॉलिसी कभी भी नहीं रही कि हम आक्रामक रवैया अपनाएं अपने पड़ोसियों के प्रति। भारत हमेशा से एक अच्छा पड़ोसी रहा है, आगे भी रहना चाहेगा। और सर हमारे तो धर्म में, हमारी तो फिलॉसफी में, और हमने आज तक कभी भी, दुनिया में आज तक का इतिहास है कि भारत ने और सनातनियों ने कभी भी किसी ओके, ऑल द बेस्ट। भी विदेशी धरती पर हमला नहीं किया, या हमने अपने प्रसार के लिए, अपनी जमीन बढ़ाने के लिए, कब्जा करने के लिए कभी एग्रेसिव नहीं रहे हम। परंतु जब हमारे अस्तित्व की बात आ जाएगी तो फिर तो प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा। और जहां तक चिकन नेक को चौड़ा करने की बात है सर, वो समय की मांग है।
भारत सरकार उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोच रही होगी। लेट अस सी। मुझे तो लगता है कि फरवरी तक वेट करने की जरूरत है कि एक बार वहां पे चाहे जैसे चुनाव हो जाए, फिर नई सरकार जो आएगी, नई सरकार के साथ भारत सरकार डील करेगी जैसे करना होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, और दर्शकों को भी, दर्शकों में से बहुत सारे लोगों को जानकारी भी होगी, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत जागरूक हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय रहते हैं, और कई तो हमें भी करेक्ट करते हैं आकर के। जिस तरीके से ये अज्ञात वीर पाकिस्तान में बहुतों को निपटा रहे थे ना बाबा जी, जी उसी जी तरीके से आजकल बांग्लादेश में ड्रोन बहुत उड़ रहे हैं। और अभी जो ये उस्मान हादी की हत्या हुई है, इसको भी निपटाने के लिए मोटरसाइकिल पर दो लोग आए थे और उसके बाद वो गायब हैं। उनको, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और इसने किया ये था, जो भट्ट साहब ने बताया, एक नक्शा जारी किया था जिसमें 7 सिस्टर्स को भी और पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े हिस्से को भी बांग्लादेश का हिस्सा बताया था, और ऊपर जो हमारा जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका है उसको गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजेके के साथ पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था। तो उसके बाद बड़े प्रेम से कोई आदमी आया, मोटरसाइकिल पर दो थे, वो हेलमेट वेलमेट लगाए हुए थे, और इसको बहुत प्यार से निपटा करके चले भी गए। पता नहीं लगा कौन थे, मतलब अज्ञात ही हैं ये लोग भी। तो भारत जो है वो, आपने सही कहा है कि हम लोग कोई सरहद वरहद पार करके कहीं जाते नहीं हैं और कुछ करते नहीं हैं। लेकिन अब ये जो भारत है, ये पहले वाला भारत तो है नहीं साहब। इसने सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, इसने एयर स्ट्राइक भी की है, इसने ऑपरेशन सिंदूर भी किया है, 9 आतंकवादी ठिकाने भी ध्वस्त किए हैं। हमारी ब्रह्मोस ने उनके रडार, उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनके विमान, सब कुछ तहस नहस किए हैं। उनके नूर खान एयरबेस समेत कम से कम 2 या 3 ऐसे एयरबेस ऑपरेशनल नहीं छोड़े जहां से मिलिट्री के जहाज जो हैं वो टेक ऑफ करते थे या लैंड करते थे। तो भारत को अगर उकसाओगे तो भारत बहुत देर तक तो इंतजार नहीं करेगा ना चीजों का या बिगड़ने का। चलिए अब वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी, आज तो बाबा जी ने कमाल कर दिया है। ये कफ सिरप को लेकर के पिछले कई दिन से बयानबाजी चल रही थी अखिलेश यादव की, सीधे हमले कर रहे थे, लोगों को सलाह दे रहे थे, कफ सिरप मत पीना, ये मत करना, वो मत करना। जैसे इन्होंने कोरोना वैक्सीन के बारे में कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ऐसे ही सिरप को भी बीजेपी की बता करके लोगों को भड़का रहे थे ये। आज बाबा जी ने क्या खुलासे किए हैं, जरा दर्शकों से आप साझा करिए। देखिए, पहली बात तो अखिलेश यादव बहुत डेस्परेट हैं कि पिछले 9 सालों से वो लगातार योगी जी के निशाने पर हैं, और योगी जी ने पिछले 9 सालों में समाजवादी पार्टी का जो पूरा यूपी में जो अपराध का साम्राज्य था, वो लगभग ध्वस्त कर दिया है अब। और एक मौलाना था तौकीर रजा बरेली वाला, उसको लगता था कि वो तो जो है इतना बड़ा आदमी है, उससे कौन छुएगा। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि सर से जुदा कहना का नारा देशद्रोह के दायरे में आता है, और हाई कोर्ट ने उसकी बेल भी खारिज कर दी। आज एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट हो गई। अब जाके अखिलेश यादव को पहली बार एक मौका मिला है कि उनको लगता है कि वो इस मुद्दे के जरिए, जो कप सिरप का मामला है, इससे योगी सरकार के ऊपर हमलावर हो सकते हैं। वो उसका प्रयास कर रहे हैं। तो वो आज योगी जी ने उसका पूरा खुलासा कर दिया, और ये भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी के लोगों की ओर इसकी आंच जा रही है, और ये मामला कई दशकों से चल रहा है यूपी में। और कफ सिरप को नशे के रूप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये समस्या खाली यूपी में नहीं है, ये बंगाल में है, बिहार में है, झारखंड में है, और कई इलाकों में है, और ये हो रही है ये। और ये अवैध व्यापार कई दशकों से चल रहा है। बिहार में, बंगाल में तो जैसे आप शादी की बारात में जाते हैं, तो वहाँ हर व्यक्ति को 3-3 बोतल दे दी जाती है कफ सिरप की।
तो एक मेरे जानने वाले हैं, वो बड़े चौंक गए कि यार ये हमको 3-4 बोतलें क्यों दे दी आपने कफ सिरप की? कहा पी लीजिए नशा आ जाएगा। तो ये जो रैकेट चल रहा था, इसके ऊपर जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और ये बताया योगी जी ने कि ये एनडीपीएस एक्ट के तहत आता है मामला, जो कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती है, जैसे गांजा है या अफीम है, हेरोइन है, उस सब में आता है, तो कार्रवाई हो रही है। तो आज योगी जी ने जो है रिकॉर्ड को सेट कर दिया है, और समाजवादी पार्टी को जो इसमें उम्मीद थी कि इसमें कुछ उनको राजनीतिक लाभ मिल सकता है, या उनको इसमें कुछ जो है योगी गवर्नमेंट को घेरने का मसाला मिल सकता है, वो ऐसा ही एक उन्होंने आज डेस्परेट प्रयास किया है। इसमें और कुछ नहीं है। और इसका जो एक एक्यूज था शोभाराम जायसवाल की बेल भी सरकार की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूरा रैकेट पकड़ा जाना बाकी है। काफी लोग इसकी जो है दायरे में आ चुके हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और एफएसडीए भी जांच कर रहा है, और जो है और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी इसमें लगा हुआ है। तो ये जो कुछ ही दिन के अंदर ये पूरा मामला सामने आ जाएगा। तो ये जो प्रयास उन्होंने किया है कि वो जो और आज जो यूपी विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र था, उसका पहला दिन था, तो समाजवादी पार्टी के लोग कोडिन सिरप का जो है कोई पोस्टर पहन के आया था, कोई नारे लगा के आया था, और वो कह रहा था कि जो लोग इसमें पकड़े गए हैं उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, योगी जी का बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है क्या? ये सारी बातें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी द्वारा जो इसमें राजनीतिक लाभ लेने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो उसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। इतने लोग पकड़ लिए गए, इतने लोग और काफी लोग अभी जद में आने वाले हैं, और बड़ी संख्या में इसका स्टॉक भी रजिस्टर किया पकड़ा गया है। अब पूरे यूपी में इसकी सेल बंद हो चुकी है, कहीं पे भी जो है अब ये काम नहीं हो रहा है। तो ये केवल अब चूंकि चुनाव में 1 साल का समय बचा है, तो उन्हें कोई मुद्दा चाहिए, तो मुद्दा उनको ऐसा मुद्दा उनके हाथ में आएगा, इसकी संभावना नहीं है। जी। बाबा जी, आज कुल मिलाकर के कुछ और राज्यों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। और कुल मिलाकर के अब ये 7 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है। 2,70,00,000 नाम अब तक काटे जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 58 लाख काटे गए। तमिलनाडु की आज आई है, 97 लाख कटे हैं, करीब करीब 1 करोड़ समझ लीजिए। राजस्थान में 44 लाख, ये पहले आ गई थी, बंगाल की पहले आ गई थी। गुजरात की आज आई है, 73 लाख नाम कटे हैं। गोवा में 1 लाख पहले ही आ गई थी, पुडुचेरी पहले ही आ गई थी, 1,03,000। लक्षद्वीप की आज आई है, इसमें लक्षद्वीप की भी तभी आ गई थी, 1600 के आसपास नाम कटे थे। तो 7 राज्यों में ही 2,70,00,000 कट चुके हैं। अभी 5 राज्य और बचे हुए हैं, उनको मिलाकर के तो मुझे लगता है कि ये इन 12 राज्यों में ही संख्या 6 और 7 करोड़ के बीच में जाएगी। सर मैंने एक बार हिसाब लगाया था, लगभग औसतन 10 से 12% नाम कट रहे हैं, और जब जब फॉर्म 6 भरने के बाद जो नए एंट्रेंट्स हैं वो जब जुड़ जाते हैं, तो वो ये संख्या, मेरा अंदाजा है कि ये 8 से 10% के बीच में वैरी करेगी स्टेट टू स्टेट। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में ये संख्या ज्यादा होने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विस्थापन है, मैं पलायन तो नहीं कहता उसको सर, उत्तर प्रदेश का स्किल्ड लेबर और उत्तर प्रदेश का एंटरप्रेन्योर पिछले 40-50 सालों में अगल बगल के राज्यों में बहुत ज्यादा गया है। इवन दिल्ली का हाल अगर आप देख लें, मुझे तो लगता है कि दिल्ली में तो 50% पॉपुलेशन यूपी वालों की। एक जमाना था जब दिल्ली पंजाबियों का शहर हुआ करती थी, या आउटर दिल्ली साइड हरियाणा का। अब नहीं रह गया, अब तो वो पूर्वांचलियों का शहर है।
तो सर ये तो होना है। और जहां आज मैं और अनुपम मिश्रा जी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया मेरे चैनल के लिए, तो वहां पर भी हम लोग ये डिस्कस करें कि आप पर उत्तर प्रदेश का सर फाइनल जो डाटा आएगा ना, जब फाइनल होते होते ये 2 करोड़ के आसपास टिकेगा। 2 करोड़ नाम तो उत्तर प्रदेश में अवश्य कटेंगे। और आज अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो मैंने आपको अखिलेश यादव की वो फेसबुक पोस्ट जो अभी 2 मिनट पहले ही आई थी, पढ़ के सुनाई थी, तो उसमें वो कह रहे हैं कि साहब 1 करोड़ नाम नए जोड़ने की संभावना है फॉर्म 6 के। तो ये भी कोई अनयूजुअल फिगर तो है नहीं सर। 25 25 करोड़ करोड़ की आबादी है उसमें। 25 अगर करोड़ जिस राज्य की आबादी है उसमें अगर 1 करोड़ नाम नए जुड़ते हैं तो ये बड़ा अच्छा। बिहार में भी तो लगभग 25-26 लाख या 27 लाख नाम जुड़े थे। 21 लाख कुछ थे, 21 लाख कुछ थे। हाँ तो सर 6 करोड़ की आबादी है बिहार की, बिल्कुल तो उसके 4 गुना तो 80 लाख तो ऐसे ही हो गया, मेरा अंदाजा है ये। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ये मेरे हिसाब से एसआईआर की कोई भी फिगर जो है अनयूजुअल नहीं है। और बाबा और जी जो अगर आप बात है कह तो रहे हैं आप कि उसको चुनौती दो ना बाबा भाई। जी आप बाबा जी अगर आपकी आपको बात में ऐतराज जोड़ना लग रहा है, आप उसको चुनौती दो, चुनाव आयोग में जाओ, कोर्ट में चले जाओ, कौन रोक रहा है? बाबा जी मैं आपकी बात में जोड़ना चाहता हूँ। गोरखपुर से बंबई की डायरेक्ट ट्रेन चलती हैं कई, गोरखपुर से उधना ट्रेन चलती है ये आपका उधना सूरत के पास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर जी गोरखपुर से उधना के लिए ट्रेन चल रही है तो क्यों चल रही है? गोरखपुर से केरल तक यशवंतपुर तक डायरेक्ट ट्रेन चलती है। तो आप बताइए जब इतनी ट्रेनें गोरखपुर से चलती हैं सूरत के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, केरल के लिए, तो इसका मतलब है कि लाखों की संख्या में लोग साल में आते जाते होंगे और बड़ी संख्या में वहां वहां बस भी गए होंगे। सर सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। हाँ मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों को यहां देखा है काम करते हुए, और एक एक लड़का लड़का जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 20-22 साल है, वो रोजाना 2-3-4 हजार रुपए कमाता है, क्योंकि 90% ऑफ देम आर स्किल्ड लेबर। अच्छा, उनके स्किल डेवलपमेंट का सर तरीका बहुत अच्छा है। जैसे मैं जिस सोसाइटी में अभी रहता हूं वो एक बहुत बड़ी और बहुत डेवलपिंग सोसाइटी है, उसमें बहुत जबरदस्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। उसमें हमने फ्लैट लिया है अभी 4-5 साल पहले, उसमें भी 1,000 फ्लैट तो अभी इस वक्त बन रहे हैं सर। उसके किसी भी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, यहां तक कि हर घर में आरओ लगा है सर। ईच एंड एवरी बॉय इज फ्रॉम यूपी। तो मैंने पूछा ये क्या है कैसे, जैसे जो भी आता है तो हम तो सब थोड़ा सा एक अपना तो उसे थोड़ा सा भोजपुरी में बात कर ली, उसको एक कप चाय पिला दी, तो बड़ा आत्मीयता का भाव जागा। फिर हमसे पूछते हैं क्या है, कब आए थे? बोले साहब मेरे चाचा थे, वो ये करते थे, वो मुझे ले आए, जब मैं आया था तो मेरी उम्र 16 साल थी, अब 3 साल में मैं पूरी तरह एक्सपर्ट हो गया हूं। अब मैं, चाचा मेरा पेंटर था, मैं उसका ठेकेदार हो गया हूं। हाँ हाँ। तो सर ये है एंटरप्रेन्योरशिप उत्तर प्रदेश वालों की। तो ऐसे में सर जो आदमी वहां लाख रुपया महीना कमा रहा है जलंधर में बैठ के, तो वो कहेगा यार अब तो फिर अच्छा, वो जमाने गए जब लोग झुग्गियों में रहा करते थे। हम्म। सर एक लड़का हमारे पास आया, हमने उसको अपने घर की पेंटिंग का ठेका दिया। उसने बोला सर मेरा खुद का फ्लैट भी इसी कॉलोनी में, आप ही के उसमें। और सर मुश्किल से अभी 30 साल उम्र होगी उसकी। तो सर यूपी के ऐसे करोड़ों लोग अन्य राज्यों में रह के दे आर डूइंग वेरी वेल, बड़ा मोटा पैसा कमा रहे हैं। अब वो झुग्गी झोपड़ी वाला सिस्टम नहीं है। तो सर ऐसे में एसआईआर में यूपी के नाम क्यों नहीं कटेंगे, जब यूपी का लड़का पंजाब में रह के लाख रुपया महीना कमा रहा है? तो सर एसआईआर की यूपी की जो बाबा जी फिगर है वो आपको याद एकदम होगा रियल। तमिलनाडु सरकार ने एसआईआर का ये कह के विरोध किया है कि बड़ी संख्या में यूपी बिहार के मतदाता के लोग जो हैं तमिलनाडु में वोटर बन जाएंगे और वो हमारी संस्कृति और हमारी डेमोग्राफी को प्रभावित करेंगे। और पंजाब में लगभग 46-48 लाख ईस्टर्न यूपी के बिहार के लोग पंजाब में बस गए हैं और उनको भी ये आपके निहंग सिख और ये अकालियों के जो
एक्सट्रीमिस्ट गुट हैं, उनको भगा रहे हैं बिहार से कि ये सब हमारे यहाँ बस पंजाब जाएंगे से, तो हमारी पंजाब डेमोग्राफी बदल जाएगी। पंजाब में हो जी रहा है ये। जी। ये तो सर, ये पीछे जो भैया भगाओ अभियान चला था पंजाब में, कि हाँ भैया हाँ भगाओ हाँ पंजाब बचाओ, वो यही तो था हाँ, यही था। कि एसआईआर जब होगा तो ये पंजाब में वोटर न बनने पाए। हम्म। चलिए एक चित्र दिखाते हैं दर्शकों को और आपको। प्रियंका वाड्रा स्पीकर के चैम्बर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और रक्षा मंत्री से पूरे हर्षोल्लास के साथ मुस्कुराते हुए चाय की चुस्कियां ले रही हैं। भाई बहन में कुछ तो अंतर दिखाई देता होगा आप दोनों को। भाई की भ्रगुटी जो है वो तनी रहती है, उसके चेहरे पर हमेशा तनाव रहता है। कम से कम प्रियंका जो है वो रिलैक्स तो दिखाई देती है। और नहीं, पिछले सत्र की वो कम से समाप्ति कम पर, जानती है कि पार्लियामेंट्री बिहेवियर क्या होता है। हाँ, पिछले सत्र की समाप्ति पर भी और हर सत्र की समाप्ति पर स्पीकर अपने चैम्बर में चाय के लिए बुलाते हैं अलग अलग संसदीय दल के नेताओं को। राहुल गांधी नहीं गए थे पिछली बार, इस बार वो देश में ही नहीं है तो उनकी बहन जी गई और बैठ करके उन्होंने गप्पे मारी वहां पर, चाय भी पी। इसके बाद इससे पहले वो नितिन गडकरी के ऑफिस में भी गई। चंडीगढ़ शिमला मार्ग के बारे में भी कुछ उनकी कुछ शिकायतें थी या कुछ जरूरतें थी, वो चाहती थी कि वहां ये किया जाए। वायनाड के बारे में भी कुछ डिस्कस करना चाहती थी, तो नितिन गडकरी ने अलग से उनको कुछ खिलाया पिलाया। उनका तो ये भी दावा है कि ये मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है। जी, तो एक टिप्पणी भट्ट साहब आपसे और एक बाबा जी से। सर मैं एक बात बताऊं, अच्छा मैं एक बात बताऊं सर, वो यूपीएससी की जो लड़के तैयारी करते हैं ना दिल्ली में, तो उसमें जो आवारा होते हैं वो अब फेल हो जाते हैं। तो उनकी जो सोसाइटी होती है वो मुखर्जी नगर वाली, वो तो जानती है कि ये आवारा है, इसको तो फेल होना ही है, पर उसने अपने घर में ये इमेज बनाई होती है कि साहब वो बाप गेहूं बेच के पैसा बेचता है वहां, बेचारा वाकई गरीब स्कूल मास्टर है, वो अपना पेट काट के बेटे को 25,000 रुपये महीना भेज रहा है, बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वहां आवारागर्दी करता है। तो सर उसको असली दिक्कत आती है कि बाप को क्या मुंह दिखाएगा, या बड़े भाई को क्या मुंह दिखाएगा, या मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएगा, कहो तुम्हारा लड़का अब है डिप्टी कलेक्टर ना भयल। सर यही सेम स्थिति राहुल गांधी की है कि जब वो चुनाव हार के आता होगा तो अकेले कमरे में सर प्रियंका गांधी उसको देख के मुस्कुराती तो होगी, क्या हुआ हार गए। सर भाई बहन की एक राइवलरी थी, और बहन को एक मलाल तो है ना सर, ये जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है ना, परिवार व्यवस्था, कि बेटे को ज्यादा तवज्जो देना, ये हमसे ज्यादा इटालियन समाज में है। इटालियन समाज भी बहुत कुछ भारत से मिलता जुलता है, वहां पर भी उसी तरह पुरुष पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। तो उसके तहत बेटी कम टैलेंटेड नहीं थी राहुल से, पर मां ने राहुल को तरजीह दी बेटी के ऊपर, तो बेटी के मन में वो मलाल है। और सर बेटी को ना ये रॉबर्ट वाड्रा उकसाता रहता है कि तुम अपनी मां से अपना हिस्सा मांगो पॉलिटिकल लेगेसी में। तो प्रियंका गांधी इसकी तैयारी कर रही है, प्रशांत किशोर से मिलने का अभी जो लेटेस्ट जो उपक्रम चल रहा है, और बिहार यूपी में एक यात्रा प्रियंका गांधी जो निकालना चाहती हैं, उसकी प्लानिंग मैंने सुना है कि पीके ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन 2022 में प्रियंका को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंप दी थी। 2 एमएलए आए थे और 2.5% वोट शेयर रह गया था। तो भाई बहन हैं दोनों एक जैसी परफॉर्मेंस के मामले में। सर वो इतना बंटाधार कर रखा है ना राहुल ने कांग्रेस का। मुझे तो याद है, मुझे वो यात्रा भी याद है जो प्रियंका ने निकाली थी कि वो गंगा जी में जब नाव चला के गई थी, 5 लोग भी नहीं आते थे इनका स्वागत करने, इसलिए इन्होंने किनारे पे नाव ले जाना ही छोड़ दिया था। सर याद है वीरेंद्र भट्ट, आपको याद होगी वो यात्रा? प्रयागराज से वाराणसी मैंने कवर किया था पूरा इवेंट जी, मैं गया था, टूर पे जी गया था वहां। सर देखिए ऐसा है, ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं दे आर ओनली फॉर पब्लिक कंजम्पशन।
ये केवल ये है कि भैया कि कांग्रेस में एक सिविलाइज पार्लियामेंट्री फेस भी है। अगर भाई गाली देता है तो बहन को जो है पार्लियामेंट्री बिहेवियर करना आता है, वो सिविलिटी को जानती है। अदरवाइज कांग्रेस और बीजेपी जो है, दे आर पोल्स अपार्ट। ये अंग्रेजों की बनाई पार्टी है और ये भारत को यूरोप बनाना चाहती है, और यही काम इन्होंने किया है पिछले 80 सालों में। आज भी यही काम ये कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, ये इनकी जड़ें भारत में भारतीयता में इतनी गहरी हैं कि इनका कभी कांग्रेस से कोई किसी किस्म का वर्किंग कॉम्प्रोमाइज समझौता हो ही नहीं सकता। अब वो पार्लियामेंट में मेंबर है, अपोजिशन है, तो वर्किंग रिलेशनशिप तो है, रहेगी और रहनी भी चाहिए। संसदीय परंपरा के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए। और सत्ता पक्ष में और विपक्ष में संवाद लगातार बने रहना चाहिए। यही स्वस्थ परंपरा है। लेकिन नहीं, परंपरा तो इन्होंने ऐसी कायम की है, राहुल गांधी ने हाँ, राज्यसभा में प्रधानमंत्री के पूरे भाषण के दौरान नारेबाजी करवाई गई थी लोकसभा में। लेकिन भाई बहनों का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो सॉफ्टवेयर है, वो एक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस खाली व्यक्ति का फर्क है, बस कि एक भाई एक बहन है। बाकी दोनों सिविलाइजेशनली एक हैं। वो एक ही खूंटे से बने हुए लोग हैं, दोनों भाई बहन। जी बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। और बाबा जी, आपका भी जुटे आप लोग और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। दर्शकों से निवेदन रहता है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें, आते ही दबा दिया करें। इससे हमारी रीच बढ़ जाती है। इसके अलावा इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचते रहें। बाबा जी को भी सहयोग करिएगा। उनके 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की हरी खोटी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।